दोस्तों वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं लेकर आऊं आप सभी के लिए वेव मोशन का नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर हमने एमसीक्यू सेशन लेना ऑन द एंटायर वेव मोशन चैप्टर। आप सभी को मालूम होगा लास्ट बहुत सारी वीडियोस में हमने वेव मोशन के बेसिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को सीखा। फिर हमने एक सेशन लिया जहां पर हमने 10 एमसीक्यूज को सॉल्व करा था वेव मोशन चैप्टर के ऊपर। आज मैं जो सेशन लेकर आया हूं दोस्तों, मैं यहां पर आपको करवाने वाला हूं अराउंड 25 एमसीक्यूज ऑन एंटायर वेव मोशन चैप्टर। जी हां, यहां पे मैंने 20 एमसीक्यूज जरूर लिखे हैं, तो पहले 20 एमसीक्यूज जो वो मैं सिखाऊंगा आपको, और फिर वो 5 एमसीक्यूज आपको दूंगा, वो भी मैं सिखाऊंगा, बट बताऊंगा कि जो जेके ने पिछले सालों में पूछे हैं और हाल ही में करंट हुआ जो फॉरेन सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन हुआ, वहां पर वेव मोशन से जेके ने जो सवाल पूछे मैंने वो भी लिए। तो कुल मिलाकर 25 सवाल हम करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। जो बेस्ट 20 एमसीक्यूज है पहले वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद वो वाले 5 एमसीक्यूज भी हम ले लेंगे। दोस्तों मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो मंजिल बात यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। तो दोस्तों ये पूरी पीडीएफ बनाने, एक्चुअली हमारा डेस्कटॉप ऑपरेटर जो था वो ऑफ पे था, तो ये पूरी पीडीएफ खुद बनानी पड़ी, वक्त लग गया। हालांकि सुबह बना दी गई थी, बट कुछ चेंजेस लाने थे, कुछ क्वेश्चंस को ऐड करना था, तो काफी टाइम लग गया इस पूरी पीडीएफ को बनाने में। इस पूरी पीडीएफ को आपके टेलीग्राम चैनल पर भी पहुंचा दिया जाएगा। अब आपका लगभग हाफ एन आवर, आधा घंटा 30 मिनट मुझे चाहिए, वो 30 मिनट्स आप देकर जाओ मुझे, और मेरे से ये पूरे वेव मोशन के जो एमसीक्यूज होंगे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो लेकर जाओ। तो शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू के साथ। चलिए रीड करिए। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? Which one of the following doesn't belong to the category of other three waves? इनमें से कौन सी ऐसी वेव है जो कि बिलोंग नहीं करती, जो बाकी 3 वेव्स बची होंगी उनकी कैटेगरी के साथ? इसका मतलब साफ है कि 3 जो वेव्स होंगी वो सिंगल कैटेगरी की होंगी, और एक वेव जो होगी वो उस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती है, यानी कि ऑड वन आउट। तो आपको देखते साथ ये मालूम चलना चाहिए कि दोस्तों यहां पर ये जो एक्स रेज की बात हो रही है, ठीक, आइए आगे चलते हैं। मुझे यहां पेन चाहिए जो मिल क्यों नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं, ये देखते हैं। यहां पर जो माइक्रोवेव्स की बात हो रही है, सेकंड ये हो गई। थर्ड देखो यहां पे दोस्तों, यहां पर जो रेडियो वेव्स की बात हो रही है। अरे ये तीनों वेव्स जो हैं, ये तीनों वेव्स तो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ डील करती है, और वो कैटेगरी कौन सी है? वो कैटेगरी है ईएम रेडिएशंस, और यू कैन से दैट ईएम वेव्स। याद है आप सभी को? इसका मतलब साउंड वेव ऐसी वेव है जो कि इन कैटेगरी के साथ जो बिलोंग नहीं करती है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा दोस्तों? साउंड वेव। आंसर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया? चलिए वक्त ज्यादा नहीं लेंगे किसी भी एमसीक्यू के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमने सब चीजें सीख ली है, अब बस हमने प्रैक्टिस करनी है। तो देखेंगे कि सवाल क्या है और सीधा आंसर के ऊपर आएंगे। चलिए क्वेश्चन सेकंड के ऊपर आते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेव्स यूज्ड इन सोनोग्राफी आर, कौन सी वेव्स हैं जो कि सोनोग्राफी में यूज की जाती है? पहली बात तो ये, सोनोग्राफी होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और आप यकीन मानिए नहीं भी आइडिया तो सुन लीजिए आप, इतना ही चाहिए जितना मैं बताऊंगा आपको। सोनो से आप साउंड के बारे में पहुंच पा रहे होंगे, कुछ सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है बॉडी में कुछ इमेजेस को क्रिएट करने के लिए, यानी कि डॉक्टर्स जो है वो सोनोग्राफी करते हैं। ग्राफी तो आपको समझ आ ही रहा होगा, सोनोग्राफी की मेडिसिन में यूज होता है। तो डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं, साउंड वेव्स के जरिए हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर की कुछ इमेजेस जो है वो बाहर निकाली जाती है, ताकि कुछ डिजीज जो होगी उसकी ट्रीटमेंट जो है वो किया जाए। तो ये पूछ किया रहा है कि सोनोग्राफी के अंदर कौन सी वेव का इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये रियलिटी में साउंड चैप्टर का सवाल है, एमसीक्यू है, ठीक है, बट क्योंकि वेव्स इसके क्वेश्चन में यूज हुआ है तो पूछ सकता है वेव चैप्टर के जरिए भी। और आपको क्या मालूम किससे पूछा है किससे नहीं, एग्जाम में तो सवाल देखने को मिलेगा। तो आप यहां याद रख लीजिए, साउंड में मैं वापस रिपीट करवाऊंगा आपको। दोस्तों याद रखना, सोनोग्राफी है, साउंड वेव्स का इस्तेमाल होता है इमेजेस क्रिएट करने के लिए, और अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी ऑप्शन डी जो है ये वो वेव्स है जिसका इस्तेमाल किया जाता है सोनोग्राफी में। अब आइए मैं बता भी दूं अल्ट्रासोनिक वेव्स होती कौन सी है दोस्तों। 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमन ईयर के लिए, यानी जो कि हम सुन सकते हैं, ठीक है। अब जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है ये मोर देन 20 किलो हर्ट्ज होती है, यानी 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। तो आप 20 किलो हर्ट्ज को 20,000 हर्ट्ज भी लिख सकते हो, बात एक ही है।
तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमन एयर की। ये वो है जो हम सुन नहीं सकते, ये वो वाली वेव्स है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा है और ये यूज होती है सोनोग्राफी में। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, पहले मैं कलर एक अच्छा सा यूज कर लूं यार, ये देखते हैं। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन थर्ड पे। एक्स-रेज वर डिस्कवर्ड बाय होम। अरे ये सवाल लास्ट वीडियो में मैंने लिया हुआ है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जरूर बताया था। मुझे याद आ रहा है कुछ ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी रेडिएशन ईएम रेडिएशन नहीं है, उसमें ऑप्शन कौन सा था, एक्स-रे था, आर रेज था, और आर का मैंने नाम बताया था रोइंगटन रेज, और वो बेसिकली एक्स-रेज होती है, क्योंकि रोइंगटन साइंटिस्ट के नाम पर एक्स-रेज जो है वो रखी गई थी आर रेज। इसका मतलब साफ है कि जो रोइंगटन साइंटिस्ट है उन्हीं ने किसको बनाया, एक्स-रेज को बनाया। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन डी सही हुआ। अब सवाल यहां से कुछ उठते हैं कि जो बैक्टेरियल है ये किसके साथ डील करते हैं। जितना मुझे याद है बैक्टेरियल डील्स विद रेडियो एक्टिविटी, वट रेडियो एक्टिविटी। दूसरी बात आती है क्यूरी, मैडम क्यूरी शायद पोलोनियम और कोई एक और सबस्टांस था, रेडियो एक्टिव सबस्टांस, उसकी डिस्कवरी के साथ डील करती है। वैन लेन के बारे में मुझे याद नहीं, मैंने सुना भी नहीं कभी। तो रोइंगटन जो है, रोइंगटन ने एक्स-रेज को डिस्कवर किया था। क्लियर दोस्तों। आइए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। Which one of the following types is used by computed tomography employed for visualization of the internal structure of human body? आपकी समझ के लिए मैंने सवाल का वो हिस्सा जो बहुत जरूरी है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से, आप देख पा रहे होंगे। तो आप सिंपली कुछ समझ आए क्वेश्चन रीड करते साथ या ना आए, बट ये तो समझ आ रहा होगा ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी टाइप की वेव्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के काम आती है। तो आपको मालूम होगा जब भी एक इंसान उसका एक्सीडेंट होता है, वो गिर जाता है, कोई हड्डी टूट जाती है, होता है ना, तो क्या बोला जाता है, जल के एक्सरे करवा। इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम बोलते हैं एक्सरे करवा। तो इसका मतलब साफ है कि जो एक्स रेज है, कौन सी रेज, जो एक्स रेज है, यानी ऑप्शन कौन सा, हाँ यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी, एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, किसकी, ऑफ व्हाट, ह्यूमन बॉडी। और बेसिकली मेनली ये किसके साथ डील करता है, ये फ्रैक्चर्स के साथ डील करता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है, फ्रैक्चर्स। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे चलते, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, द मोस्ट रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन जेकेएसएसबी एग्जामिनेशंस एंड एसएससी आल्सो। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन विच मीडियम। जो हमारी आवाज है वो इनमें से कौन से मीडियम में सबसे तेज भागती है। तो पहली बात तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया था कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए दोस्तों हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है, और मीडियम भी ऐसा होना चाहिए जिसमें मैं कुछ बोलूं, जो पार्टिकल है वो मूवेबल हो, नेक्स्ट पार्टिकल को हिट करे, फिर वो वाला नेक्स्ट पार्टिकल को हिट करे, ऐसे ऐसे करते करते मेरी साउंड जो है वो आगे पहुंचन हो। याद है आपको। तो अब इन ये जो चार ऑप्शंस दिए इनमें ने पूछा ये सबसे तेज किस में मूव करती है। तो देखो भाई सिंपल है, बहुत क्लियर है, सॉलिड सबस्टेंस जो भी होगा उसके पार्टिकल्स बहुत करीब होंगे, और जब पार्टिकल्स बहुत करीब होंगे उनकी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होगी, उस वजह से साउंड ज्यादा तेज वहां पे ट्रैवल कर सकती है। अब बात आती है वैक्यूम, वाटर। ये देखो वैक्यूम तो गैसेस स्टेट हो गई, सो यहां पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर है, कुछ बोलोगे आप तो एक पार्टिकल को हिट करने के लिए, अरे वैक्यूम में पार्टिकल्स ही नहीं होते, फंस गए। वैक्यूम में कहां पार्टिकल्स होते हैं, वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है, ये तो पहले ही एलिमिनेट। फिर बात आती है एयर की, जो मैं भी बात बोल रहा था वो एयर की बात बोल रहा था, तो वहां पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। मैं कुछ बोल भी रहा हूं तो बड़ी दूर तक जाके पार्टिकल को हिट कर रहा है, आवाज पहुंचने में वक्त लग सकता है। अब पानी के पार्टिकल्स होते जरूर करीब है, बट उतने करीब नहीं होते जितने करीब स्टील में होते हैं। स्टील एक सॉलिड सबस्टेंस है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं दोस्तों बहुत सिंपली कि स्टील एक ऐसा सबस्टेंस है जहां पर साउंड जो है वो सबसे तेज भागता है, फास्टेस्ट भागता है। ये आपको याद करके रखना है, स्टील के अंदर साउंड की आवाज सबसे तेज है। चलो ये तो याद रख सकते हो ना आप कि साउंड जो है वो सॉलिड सबस्टेंस में सबसे तेज भागता है, ये तो याद रख सकते हो ना आप। अब सॉलिड में भी जो मैं आपको पर्टिकुलर कैटेगरी बता रहा हूं वो कौन सी बता रहा हूं, वो मैं स्टील बता रहा हूं। और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने लेने के लिए आपको आगे एक पीडीएफ का एक सिंगल पेज बता रहा हूं, वो रखा गया आप सभी के लिए। देखो क्या बोल रहे हैं, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड्स। जो चीज मैंने भी आपको बोली, सॉलिड्स में सबसे तेज भागती है साउंड। ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड मीडियम में वो बहुत क्लोजर होते हैं देन इन लिक्विड या गैस।
allowing the sound waves to travel more quickly through it। अब जब पार्टिकल्स करीब होते हैं तो जो हमारी साउंड की वेव है वो ज्यादा तेज से ज्यादा क्विकली मूव कर सकती है। इनफैक्ट साउंड वेव्स जो है वो ओवर 17 टाइम्स यानी 17 गुना तेज भाग सकते हैं स्टील में बजाय हवा के। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। क्लियर हो गया? तो स्टील में सबसे तेज भागती है। चलिए ये पीडीएफ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स जो है वो दिए गए हैं दोस्तों। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन 6 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट यूवी रेज। चलो मैं बहुत क्लियरली बताता हूं। देखो ये सवाल जो है ये डील नहीं करता जितना भी अभी हमने पढ़ा उसके साथ, बट यूवी रेज का नाम यहां पर जिक्र हुआ है तो इसलिए इसके ऊपर सवाल बन सकता है। अब इन्होंने बोला है कि कौन सा ग्लास ऐसा है जो यूवी रेज को काटता है, तो ये मैं आपको बोलूंगा सवाल को सिर्फ आपको क्या करना है, याद करके रखना है, क्योंकि एक बार एग्जाम में पहले पूछा गया हुआ है, हो सकता है माइट भी कभी दोबारा भी पूछा गया हो या पूछा जाए। तो मैं सिर्फ आपको बोलता हूं कि इसको याद रखना है। देखो क्रूक्स ग्लास जो है वो यूवी रेडिएशंस को कट कर सकता है। अब होता क्या है क्रूक्स ग्लास, आइए इसको एक बार रीड कर लिए आप। क्रूक्स ग्लास जो है ये काइंड ऑफ ग्लास है जो कि कंटेन करता है मेनली सीरियम ऑक्साइड एंड सिलिका। इसमें सीरियम ऑक्साइड होता है, इसमें सिलिका होता है, ये सब याद रखने वाली बात है। और सीरियम ऑक्साइड जो है शार्पली ये एब्जॉर्ब करता है हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को जो कि सन से आती है, इसीलिए इसको सन ग्लासेस के इस्तेमाल के लिए भी यूज किया जाता है। तो मेनली आपको बस ये याद रखना है कि जो यूवी रेडिएशंस है उनको कौन से तरीके का ग्लास जो है वो कट करता है, वो करता है क्रूक्स ग्लास। ऑप्शन डी क्रूक्स ग्लास याद रख सकते हैं आप। आइए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7। अरे ये है इंटरेस्टिंग सवाल। अभी जो हमने सीखा साउंड वेव वाली बात उसी का यूज हो रहा है यहां पे। साउंड की स्पीड देखी थी फास्टेस्ट किस में थी, स्टील में, उसी का इस्तेमाल हो रहा है। देखो सम कॉमन मीडियम्स इन विच स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज मेजर्ड आर मेंशन्ड बिलो। बोल रहा है कि कुछ कॉमन मीडियम्स थे जहां पे साउंड वेव की स्पीड को बोल सकते हो मेयर किया गया। और वो मीडियम कौन से थे? हवा था पहला, स्टील था दूसरा, थर्ड कॉपर था, फोर्थ वाटर था। व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन दीज मीडियम्स। यहां पर पूछ ये रहा है इन मीडियम्स में साउंड की स्पीड का इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है आपको। तो मैंने क्लियरली बताया था सॉलिड में सबसे तेज भागती है साउंड। तो सॉलिड कौन है? हवा तो नहीं है, पानी भी नहीं है, स्टील या कॉपर है। ठीक, तो इसका मतलब अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, मैं सबसे बड़ी ज्यादा स्पीड वाली बात कर रहा हूं, मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हटा दो अभी, तो सबसे ज्यादा तो स्टील के अंदर साउंड की स्पीड होगी। फिर अब कॉपर के ऊपर, फिर हम कॉपर लेंगे, उसके बाद हम वाटर लेंगे और फिर हम एयर लेंगे। बात ये आती है, सवाल ये आता है सर आपने स्टील को पहले कैसे रख लिया, बताओ सर आपने स्टील को पहले कैसे रख लिया और कॉपर को बाद में कैसे रख लिया। चलो ये तो हमें समझ आता है कि वाटर पहले आएगा और एयर लास्ट में आएगा, ये तो हमें समझ आता है। बट स्टील और कॉपर ये दोनों जो है ये दोनों सॉलिड्स हैं, तो आप कैसे बता सकते हो स्टील में से भी ज्यादा है, कॉपर से भी ज्यादा है। तो मैंने भी आपको एक सवाल करवाया पीछे और मैंने बताया था, मैं बताता हूं अभी आपको, कि स्टील के अंदर 17 टाइम्स ज्यादा हवा से साउंड वेव की स्पीड है। और मैं ये बता दूं सॉलिड में स्टील ही एक ऐसी चीज है जहां पर सबसे ज्यादा स्पीड है साउंड की। तो आप याद रखिएगा स्टील के साथ कोई और सॉलिड अगर दिया भी होगा ना आपको तो भी स्टील ही आएगा जिसमें सबसे ज्यादा स्पीड होगी साउंड की। स्टील के साथ कॉपर होता है, कुछ और भी होता, तब भी मैं स्टील को ही सबसे ज्यादा रखता। यहीं पर स्पीड ज्यादा है किसकी? साउंड की। चलिए, मगर इन्होंने हमसे पूछा क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। यानी ये मैंने कौन सा ऑर्डर रखा है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है दोस्तों। ये कौन सा ऑर्डर आ गया? दिस वन इज व्हाट? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डन। बट हमें कौन सा ऑर्डर रखना है? हमें रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। बस इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब क्या हो गया? सबसे कम किस में होगी? फिर हवा में, एयर में। एयर से ज्यादा स्पीड किस में होगी? क्या उल्टा? आप इधर से देखो, अगर ऐसा भी रखना है ना तो फिर सिंबल ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे कम हवा में और उससे ज्यादा किस में होगी? वाटर में। उससे ज्यादा किस में होगी दोस्तों? कॉपर में।
और सबसे ज्यादा किस में होगी दोस्तों? स्टील में। अब नंबरिंग देखो इनकी क्या थी, एयर की 1 थी, एयर कहां पे? एयर ये है, तो ये आ गई एयर की 1। वाटर की क्या है? वाटर 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 की 4 है, तो वाटर की आ गई 4, ठीक है, 1 4। उसके बाद कहीं पे गलती तो नहीं हो रही है, मेरे हिसाब से तो नहीं हो रही है। और फिर कॉपर की क्या है? कॉपर की 3 है, और स्टील की क्या है? स्टील की 2 है। यानी ऑर्डर ये बनता है, ऑर्डर ये बनता है। एयर का क्या था? एयर का 1 ही है ना, वाटर का 4 है। 1 4 3 2, 1 4 3 2। तो दोस्तों कौन सा ऑर्डर हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑप्शन फर्स्ट ही जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया। ठीक है, डन। अब चेक कर लीजिएगा एक बार आप खुद से, मैंने बस आपको समझाना किया था, ऑर्डर भूल जाओ, अब सब कुछ भूल जाओ। मैंने को आपको यह बताना है कि जब स्पीड की बात आती है, साउंड की बात आती है, तो साउंड की स्पीड जो है सबसे ज्यादा होती है किसमें? सॉलिड में। अब यहां सॉलिड दो तरह के, एक स्टील है एक कॉपर है, और स्टील में सबसे ज्यादा होती है, तो मैंने इस नंबर पे सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा स्टील, उससे कम कॉपर, और कॉपर से कम कौन होगा? पानी। पानी में स्पीड, और पानी से भी कम कौन होगा? हवा, क्योंकि हवा के पार्टिकल्स बहुत दूर है। अब मैं बोल रहा हूं इन सबके नंबर्स नीचे नोट डाउन करो। जब आप नंबर्स को नोट डाउन करते हो नीचे, तो स्टील का नंबर क्या है? 2, कॉपर का है 3, वाटर का है 4, और एयर का है 1। यानी यही ऑर्डर बनता है 1 4 3 2, और 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। दिस वन शुड बी द आंसर। क्वेश्चन 7 डन। क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन? लगभग इस तरह का ही सवाल है ये। अब वेवलेंथ के ऊपर बात कर रहा है, तो पहले वो याद करो, रिमेंबर मी, याद है? आई लव यूर एक्स जी एफ। अब यहां से कौन सी रेडिएशंस निकलती है उनके नाम लिखो नीचे। आर से रेडियो, मी एम से व्हाट, माइक्रो, आई से इंफ्रारेड, एल से लाइट, यानी कौन सी लाइट? विजिबल लाइट। याद है सभी को? आगे चलिए, यू से यूवी रेडिएशन, एक्स से एक्स रेज। जी सर। जी से कौन सी रेज आएंगी? गामा रेज। ओके ओके कोई बात। जी से कौन सी आएगी दोस्तों? गामा रेज। अब मैं ये बोल रहा हूं आपको, मैंने वहां पर याद रखो, मैंने इस तरह से बताया था कि जैसे ही आगे जाएगी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यहां गैप आता है, यहां बढ़ जाती है। यानी फ्रीक्वेंसी की जब बात करेंगे हम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फिर वेवलेंथ क्या करेगी? वो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वेवलेंथ विल डिक्रीज। अब ये पूछ हमसे रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताओ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम किस किस के ले रहे हैं आप वो देख लीजिए ध्यान से। देखो 4 नाम मेनली यूज हुए। यूवी यूज हुआ है, ग्रीन, अब ग्रीन यूज हुआ है, आईआर इंफ्रा यूज हुआ है, और एक्सरेज यूज हुआ है। हार्ड एक्सरेज हो या हार्ड ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये जो ग्रीन आ गया, आप बोलोगे सर यहां ग्रीन तो मैंने कहीं भी देखा नहीं। अरे ग्रीन नहीं देखा, बट ग्रीन एक कलर है ना, और कलर जो है दोस्तों वो विजिबल लाइट से निकलता है। इसका मतलब आप ग्रीन ना रीड करो, आप कलर ही रीड कर लो। कलर मींस कि विजिबल लाइट रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब देखो यहां पे मैं नाम को सर्कल कर रहा हूं। एक यूवी था, एक एक्सरे भी था, और एक इंफ्रारेड था, और एक विजिबल लाइट था। यानी इन चारों के बीच में ही रिलेशन बना रहा है, और वेवलेंथ की बात हो रही है। अब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये है, इट मींस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगी? पूरे तरीके से लिख लेते हैं ना हम, वेवलेंथ बढ़ेगी। ये क्लियर हो रहा है? हमें किस ऑर्डर में चाहिए वेवलेंथ? हमें चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये समझो आप, ठीक है। हमें किस ऑर्डर में चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इस यानी मैं ये वाला उठाऊं या मैं ये वाला उठाऊं? सोचो सोचो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हमें ये वाला उठाना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ घट रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक। इसका मतलब साफ है, आईआर पहले आना चाहिए, आईआर के बाद कौन सा आना चाहिए? विजिबल आना चाहिए, फिर विजिबल के बाद यूवी आना चाहिए, यूवी के बाद एक्स आना चाहिए। जिस ऑर्डर में पड़ी उसी ऑर्डर में देखो आप, क्योंकि ये वो ऑर्डर है जहां वेवलेंथ घट रही है, घट रही है आगे की ओर, यानी पहले सबसे ज्यादा होगी। तो आप ऐसा लिख सकते हो, इसमें ये वाला एरो डाल सकते हो, फिर ये वाला एरो डाल सकते हो, फिर ये वाला एरो डाल सकते हो। यानी अगर मैं साफ साफ यहां पर लिखूं तो आईआर की सबसे ज्यादा, फिर विजिबल लाइट, आप विजिबल लाइट की जगह ग्रीन कलर रीड करो, उसके बाद यूवी रेडिएशन, और उसके बाद कौन सी आएगी? एक्स।
और ये कौन सा ऑप्शन सही है? IR, विजिबल, यूवी और एक्स, यानी ऑप्शन दोस्तों बी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखो, अब जिस भी स्टूडेंट को दोस्तों ये याद ना होगा, वो स्टूडेंट के लिए ये सब बनाना बहुत मुश्किल है, और उस स्टूडेंट के लिए फिगर भी याद रखना मुश्किल है। मैंने आपको EM रेडिएशन के ऊपर जो लेक्चर डाला था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप वहां पर जाइए, वो देखिए दोबारा से। मैंने बड़ी डिटेल में बताया था कि ये याद कैसे रखना है, और मैंने आपको क्या बोला था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यानी वेवलेंथ घट रही होगी। घटने का मतलब क्या हो गया? पहले की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और ऐसे ऐसे कम होगी, तो IR की सबसे ज्यादा, फिर विजिबल की, फिर यूवी की, फिर एक्स की। ये ऑर्डर बनता है, ऑर्डर ये ऑप्शन बी में है। चलिए दोस्तों, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये सब सिखाने में, आपको उम्मीद करता हूं आप सबको भी सीखने में आ रहा होगा। क्वेश्चन 9th, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 9th, फॉर अ वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट? ये एक नया सवाल है। बोल रहा है वेव के लिए जब वेवलेंथ को मैं डिवाइड करूंगा टाइम पीरियड से, वो किसके बराबर है? क्या वो एम्पलीट्यूड है, फेज डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी है, या वेव वेलोसिटी है? अभी तक आपको एम्पलीट्यूड क्या है मालूम है, फ्रीक्वेंसी क्या है ये भी मालूम है, बट फेज डिफरेंस क्या है इसके बारे में कभी बात हुई नहीं और करने की जरूरत भी नहीं है। वेलोसिटी क्या है ये भी मालूम है। दोस्तों यहां से आपको सीखना एक पॉइंट पड़ेगा। वो बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है कि वेवलेंथ को आपको डिवाइड करना है किसके साथ? आपको करना है टाइम पीरियड से। ठीक है, तो पहले आपको ये चीज बहुत आराम से क्लियर होनी चाहिए कि वेवलेंथ इज व्हाट? वेवलेंथ इज दूरी, डिस्टेंस, क्योंकि ये आप मीटर में मेजर करते हो तो डिस्टेंस ही हुआ, यानी नीचे क्या चीज पड़ी है? नीचे टाइम पड़ा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है आपको वो याद रखना पड़ेगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला दोस्तों यही तो होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यही डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात कर रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस अपॉन टाइम फिर क्या होगा? ये स्पीड होगा। और स्पीड किसकी होगी? ऑब्वियसली वेव की स्पीड। और वेव की स्पीड, क्योंकि वेव पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है ट्रैवल करती है, तो उसे स्पीड नहीं बोलूंगा बल्कि मैं उसे वेलोसिटी बोलूंगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन डी जो है वो सही है कि वेव वेलोसिटी मिलेगी हमें। तो जब भी आप किसी भी सवाल में फंस जाओ, इस तरह से आपको करना ये है कि वो फॉर्मूला नोट डाउन करना है और फिर देखना है कि आपको मिल क्या रहा है। मैंने बोला वेवलेंथ जो होती है वो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो तो स्पीड होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सिंपली मैंने आपको ये चीज बोली कि यहां पर आपको स्पीड मिल रही है, बट स्पीड किसकी मिल रही है? वेव की, और वेव की स्पीड को बोलेंगे वेव वेलोसिटी। ये था क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 10, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज अ रे। ये टर्म वो है जो मैंने आपको बहुत बार सिंपल पेंडुलम के दौरान बोली है। जो टू एंड फ्रो मोशन है या बैक एंड फोर्थ मोशन है उसको क्या बोलते हो? अरे याद करो ना, ये आपने बॉब बनाया था, ये जा रहा था बैक फोर्थ, टो फ्रो, इसी को बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। मैं कोई और ऑप्शन रीड ही नहीं कर रहा हूं, ये कोई स्विंग नहीं है, स्विंग तो चलो हो रही है, बट इन पर्टिकुलर टर्म, इन फिजिकल टर्म इट इज नोन एज व्हाट? वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ क्या चीज होती है? वाइब्रेशन होती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब्स द फुल रेंज ऑफ लाइट that is generally divided into how many regions of wavelength and in order of increasing energy and frequency। क्या समझ आया आप? ये बोल रहा है जो EM स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्राइब करती है पूरी रेंज ऑफ लाइट को। बेसिकली EM रेडिएशन के अंदर कितनी तरह की लाइट्स आ रही हैं, या EM रेडिएशन की तरह के अंदर कितनी वेव्स आ रही है। अब उन वेव्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ वो तो लगाते ही हो। सवाल सिर्फ एक है कि EM रेडिएशन या EM स्पेक्ट्रम जो है, पूरा स्पेक्ट्रम, मेरा पूरा लेक्चर अपलोडेड है EM स्पेक्ट्रम के ऊपर, उसके अंदर टोटल रेडिएशंस जो है वो कितनी है? याद करो, अभी पीछे सिखाया, क्या सिखाया? आ जाओ पिछले सवाल के ऊपर। रिमेंबर मी आई लव यू XGF, काउंट कर लो यहां से। रेडियो 1, माइक्रो 2, इंफ्रारेड 3, विजिबल लाइट 4, यूवी लाइट 5, एक्सरे 6 एंड गामा रेज हाउ मेनी? 7। इसका मतलब EM स्पेक्ट्रम के अंदर फिर टोटल कितनी रीजन्स हैं? वेवलेंथ या एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के कितनी रेडिएशंस हैं? 7। ये आ गए वो 7। ऑप्शन सी दोस्तों सही जवाब है। और ये 7 कौन सी है? अब ये हमारे दोस्त बन चुकी है, बहुत बार हमने इनका नाम लिया, रीड करो। माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, गामा, एक्स, विजिबल लाइट बोल दिया मैंने शायद, और कौन सा रह गया? यूवी रेडिएशंस। तो ये 7 है। डन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12th, आ जाइए।
प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज प्रोपगेशन ऑफ व्हाट वेरिएशंस इन द मीडियम। बोल रहे साउंड का चलना आप उसे किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो कि क्या चीज वेरिएट हो रही है, वेरी कर रही है मीडियम के अंदर। दोस्तों पहली बात यह है कि जब साउंड वेव की बात होती है तो हमें यह समझ होनी चाहिए ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। याद आप सभी को, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर क्रेस्ट और ट्रफ नहीं बनते। लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर क्या बनता है, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। याद है। अब कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो बहुत करीब करीब आ गए, बहुत पास पास आ गए, प्रेशर पड़ गया, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो बहुत करीब आ चुके हैं। और रेयरफैक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत दूर है, यानी मैं बोल सकता हूं यहां पर प्रेशर पार्टिकल्स का एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बल्कि यहां पर प्रेशर जो है पार्टिकल्स का वो बहुत कम है क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर है। अरे इसका मतलब साफ है कि प्रेशर में वेरिएशन आ रही है। अरे एनर्जी में थोड़ी ना वेरिएशन आ रही है, पावर में थोड़ी ना वेरिएशन आ रही है, फोर्स में थोड़ी ना वेरिएशन आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। और जब मैंने आपको साउंड वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव सिखाई थी, मैंने बहुत क्लियरली बोला था दोस्तों, कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनने की वजह से प्रेशर वेरिएशंस होती है क्योंकि पार्टिकल्स एक तरफ क्राउडेड टुगेदर, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। और यहां पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो प्रेशर एक तरफ बहुत ज्यादा, एक तरफ बहुत कम, तो वेरिएशन आ रही है ना, वेरी कर रहा है ना। यही सवाल था आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। अच्छा ये है जेकेएसएसबी का लेवल, देखो पूछा है जेकेएसएसबी ने बहुत बार। कौन सी वेव ऐसी है जहां पार्टिकल्स जो है मीडियम के वाइब्रेट करते हैं डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। अरे पैरेलल, अभी मैंने बताया जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरा फ्रेंड जो खड़ा है सामने वो कुछ सुन रहा है, जो मेरे पार्टिकल्स है ना आगे, मेरे माउथ के आगे, वो इस तरह से मूव कर रहे हैं। और जो वेव है, डिस्टर्बेंस है, जो उसको सुनाई दे रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जो प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन है और पार्टिकल्स के मूव करने की डायरेक्शन है वो सेम है। इसी को पैरेलल बोलते हो। और यहीं पे एंगल 0 डिग्री होता है। दोस्तों सिंपल है यार, जब भी कहीं फंस जाओ ना आप कि लॉन्गिट्यूडिनल की कौन सी एग्जांपल को याद रखना है, ट्रांसवर्स की कौन सी एग्जांपल को याद रखना है, तो मेरी ये बात याद आनी चाहिए आपको, सर लॉन्गिट्यूडिनल की जब आप बात करते थे तो हमें याद आता था कि आप साउंड वेव की बात करते थे, वहीं से आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। और जब ट्रांसवर्स की बात करते थे सर तो आप वाटर वेव्स की बात करते थे, अब रोप स्ट्रिंग वाली बात करते थे। क्लियर हो गया। तो पैरेलल जहां भी आ जाएगा साउंड वेव्स, और साउंड वेव्स कौन सी थी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे किस में बनती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में डायरेक्शन पैरेलल होती है। मूविंग टू क्वेश्चन 14। अब यही सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया, यहां बोल रहे हैं पार्टिकल्स मीडियम के परपेंडिकुलर कहां पे होते हैं, कौन सी वेव प्रोपगेशन में या कौन सी वेव में, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है पार्टिकल्स उसके 90 डिग्री पे मूव करते हैं। दोस्तों अगर वो लॉन्गिट्यूडिनल थी ऑब्वियसली ये ट्रांसवर्स होगी, वाटर वेव्स। और अगर आप पूरी इसकी फिगर जांचना चाहते हैं तो ये आ गई फिगर उसकी, देखो ना ये 90 डिग्री पे रोटेट बोल सकते हो आप, वाइब्रेट करते हैं। और मैंने आपको पर्टिकुलर एग्जांपल बताई थी, पत्थर पानी में फेंका, पानी में पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव करेंगे, बट डिस्टर्बेंस कहां जाएगी, डिस्टर्बेंस बाहर की ओर जाएगी। तो इस लाइन में और इस लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। डन हो गया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज। दोस्तों ये भी एक क्रैम करने वाला सवाल है। देखो अगर आप क्लास 11th या 12th पढ़ रहे होते, मैं आपको पूरी डिवाइसेस की एक्सप्लेनेशन बताता, किस तरह से ये मूव करती है, किस तरह से ये मेजर करती है, किस तरह से इनका पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, मैं वो सिखाता। बट 11th 12th की डिटेलिंग तो आपने सीखनी नहीं है, ना ही आपने कोई रिटन एग्जामिनेशन किसी को देना है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वेवलेंथ जो भी एक्सरेज की होती है वो हम मेजर करते हैं ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर से। किससे करते हैं, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर से। जस्ट अ क्वेश्चन विच यू हैव टू लर्न। क्लियर हो गया, इसमें के पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं छुपा हुआ है। बट हाँ, अगर आप 11th 12th में ये चीजें सीख चुके हो, आपने 11th 12th में साइंस रखा था, तो जरूर आपको मालूम होगा वहां पे एक्सरे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन, ठीक है, हम टीवी का जो रिमोट होता है जिससे हम टीवी के चैनल्स को बदलते हैं, बोल रहा है उसमें कौन सी ईएम रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है। दोस्तों टीवी के रिमोट की जब हम बात करते हैं, अगर यहां मालूम पड़ा होगा मैं जरूर दिखाऊंगा आपको, तो रिमोट के आगे आपको याद होगा रेड कलर की लाइट ऑन हो जाती है जब भी मैं चैनल को चेंज करने की कोशिश करता हूं।
और वो रेड कलर की लाइट जो है वो इंफ्रारेड लाइट होती है। ये बड़ी बार सुना भी होगा आपने। पहले पहले मोबाइल फोन्स में जब आपने डाटा को ट्रांसफर करना था तो ब्लूटूथ से भी पहले एक ऑप्शन था, वो था इंफ्रारेड। मुझे आज भी याद है, सोनी एरिक्सन का मोबाइल आता था, वहां पर अगर हमें डाटा शेयर करना है, अपनी पिक्चर शेयर करनी है, तो मैं बोलता था अपने फ्रेंड को अपना इंफ्रारेड ऑन कर, मैं अपने मोबाइल का इंफ्रारेड ऑन करता था, वहां से डाटा मूव होता था। फिर ब्लूटूथ आया, फिर शेयर इट आया, और आज के टाइम पे तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कितने मीडियम्स बन चुके हैं जहां से हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। तो इंफ्रारेड हीट से डील करता है, ये भी बताया मैंने। इसीलिए जब भी आप टीवी के रिमोट को एक्सेसिव यूज करोगे तो कहीं ना कहीं हल्का आगे से वो गर्म हो जाता है। और मोबाइल फोन्स जो है जब उससे भी डाटा शेयर होता था तो बहुत जल्दी वो गर्म हो जाते थे। तभी तो ब्लूटूथ बना, तभी तो ब्लूटूथ के बाद शेयर इट बना, शेयर इट के बाद डिफरेंट जो सोशल मीडियम से बन गए, ताकि आप डाटा को बड़ी इजीली जो है ट्रांसफर कर पाओ। तो दोस्तों क्या नाम बोला मैंने आपको? इंफ्रारेड रेडिएशंस। कौन सी भैया? इंफ्रारेड। ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो है इसका सही जवाब। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट 17th। इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो अभी तक जो भी हमने सीखा वहां कहीं इंटेंसिटी की बात आई नहीं थी, ठीक है, बट मैं आपको क्लियरली बता दूं, एक फॉर्मूला है साइंस में, वेव्स में एक फॉर्मूला है। अगर आप इसके न्यूमेरिकल पोर्शन में जाओ या फिर इसके बोल सकते हो जितनी भी डेरिवेशंस होती है वहां पर जाओ, वो फॉर्मूला ये है, I is directly proportional to A का स्केयर, where I is what? Where I is intensity, हमारी वेव कितनी इंटेंस है, A is what? एम्पलीट्यूड। तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा जस्ट यू हैव टू लर्न दिस थिंग कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्केयर के प्रोपोर्शनल है। वही इसने पूछा किसके प्रोपोर्शनल है। अब ये सवाल भी मैंने आपको क्यों दिया है, ये कोई कंसेप्चुअल सवाल नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि एसएससी के एक सवाल में ये पूछा हुआ है एग्जाम में। तो क्या आंसर आएगा? स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो ऑप्शन बी जो है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो थर्ड क्या बोला था? स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड। ऐसा तो नहीं है, मैंने तो नहीं आपको बोला आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ए, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। क्यूब ऑफ एम्पलीट्यूड ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ये भी बिल्कुल गलत है। किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। याद रख सकते हो ना। चलो आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18th। उम्मीद करता हूं बोर नहीं हो रहे होंगे और ये सवाल आपके पूरे वेव चैप्टर को रिवाइज करवा रहा होगा। इन मेडिसिन, दवाइयों में, अरे जब मैं मेडिसिन बोलता हूं डजंट मीन दवाइयां ही, इट मींस मेडिकल फील्ड। मैं मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड ईएम वेव्स इज यूज्ड टू किल कैंसर सेल्स। जब मैंने ईएम स्पेक्ट्रम का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया था दोस्तों, मैंने ईएम स्पेक्ट्रम के अंदर सारी जो रेडिएशंस थी मैंने उनके यूजेस आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाए थे। हर एक रेडिएशन का यूज बताया था मैंने आपको, याद आप सभी को। और लास्ट की जो रेडिएशन थी, जो पूरा एक सेंटेंस याद करवाया था, रिमेंबर मी आई लव योर एक्स जीएफ, वहां से सारी रेडिएशंस के नाम आते थे। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, यूवी, विजिबल, गामा। गामा लास्ट में था और मैंने बोला था गामा रेडिएशंस जो है ये कैंसर सेल्स को जो है मारती है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर याद होगा आपको। यानी कौन सा ऑप्शन सही हुआ दोस्तों? ऑप्शन डी, गामा रेज इसका सही जवाब है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19th। आइए, चूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज मोस्ट डेंजरस टू ह्यूमंस। अरे इसमें से कौन सी रेडिएशन जो है वो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। ये मैं ना भी पढ़ाता आपको तो मैं एक्सपेक्ट जरूर करूंगा मालूम हो आपको मालूम होना चाहिए कि सूरज की रोशनी से कौन सी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। और इसी को ताकि वो जमीन तक ना पहुंचे, ओजोन लेयर भगवान ने बना दिया और वो ओजोन लेयर को इंसान जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से खराब कर रहे हैं। सुना जरूर होगा, मेरे हिसाब से अंटार्कटिका कोई ऐसा जगह था जहां पर होल भी हो गया था, उस पर हीलिंग भी हुई, बहुत वो साइंस की बात है। आप वेव के ऊपर अगर आ जाओगे तो पर्टिकुलरली जो यूवी रेडिएशंस हैं वही है जो बहुत डेंजरस है ह्यूमन वेव्स के साथ। क्यों? इसके साथ हम कभी खेलते नहीं है। आप रेडियो वेव्स के साथ खेल पाते हो। आप देखो टेलीविजन सिग्नल जो है, हमारे रेडियो सिग्नल्स जो है, एफएम जो है, वो सारा रेडियो वेव्स के जरिए होता है, मैंने बताया था आपको। माइक्रोवेव्स, अरे माइक्रोवेव जो पूरा ओवन होता है घर पे, वहां इन रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। अगर ये डेंजरस होती है हम थोड़ी ना इस्तेमाल करते इसको। फिर इंफ्रारेड रेडिएशन, हमारे टीवी रिमोट के अंदर, एसी रिमोट के अंदर जो बटन्स का इस्तेमाल करते हो, जो रेडिएशंस निकलती है वो आईआर रेडिएशंस होती है। ये भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल फिर कौन सी हुई? सिर्फ यूवी रेडिएशन। मूविंग टू क्वेश्चन 20th। द टर्म हीट रेडिएशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों इनमें से कौन सी ऐसी रेडिएशन है जो कि हीट के साथ डील करती है? और मैंने जब भी 7 रेडिएशंस बताई थी मैंने क्लियरली बोला था कि हीट मतलब व्हाट? इंफ्रारेड।
और इंफ्रारेड ही हीट जो है वो प्रोड्यूस करती है। सूरज की रोशनी से भी जो इंफ्रारेड का पोर्शन है वो जमीन पे गर्मी तपश पैदा करता है। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इंफ्रारेड। ऑप्शन डी जो है वो है इसका सही जवाब। तो ये तो वो 20 क्वेश्चंस दोस्तों जो मैं चाहता था कि आपको क्लियरली समझ आ पाए। अब मैं वो आपको 5 एमसीक्यूज बताने वाला हूं जो कि जेकेएसएसबी ने पिछले एग्जामिनेशंस में पूछे हैं। अभी कल और परसों जब फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ वहां पर भी 2 सवाल उसमें से पूछे गए थे। तो आइए अब उन पे आते हैं। क्वेश्चन 21। हाँ, एक क्वेश्चन ये आया था सवाल एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द सॉलिड स्ट्रक्चर्स। अरे मैंने आपको इसकी जब यूजेस किए थे बताया था, जब ब्रिजेस में, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में और इंसान की बॉडी के बोन्स में कहीं पर भी फ्रैक्चर आ जाए, कहीं पर भी कोई बॉडी का हिस्सा इस पोजीशन पे पहुंच चुका है, इस कगार तक पहुंच चुका है कि वो टूटने वाला है, तो फिर क्या यूज किया जाता है? एक्स रेज का यूज किया जाता है। और वो एक्स रेज के जरिए बॉडी या एक बहुत बड़ा ब्रिज, बहुत बड़ी बिल्डिंग, कोई क्रैक्स डेवलप हुए उसके अंदर, वो आप बड़ी आसानी से उसका अंदाजा लगा सकते हो। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? एक्स रेज, द करेक्ट ऑप्शन। और वैसे भी इन्होंने सॉलिड स्ट्रक्चर की बात की है ना दोस्तों, तो सॉलिड स्ट्रक्चर हमारी हड्डियों में तो सॉलिड ही होती है, तो वो चीज भी हम यूज करते हैं एक्स रेज। नेक्स्ट पे आ जाइए, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम नेसेसरी फॉर वेव प्रोपगेशन इज, दोस्तों यही है वो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो परसों एग्जाम में सवाल आया था, वो ये था कि वेव प्रोपगेशन के लिए मीडियम की किस प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वेव का जब चलना, डिस्टर्बेंस का चलना, वो तभी चल पाएगी जब हमारे लिए आगे कोई रुकावट ना आए। याना जो मीडियम है, मीडियम में क्या चीज होनी चाहिए? रेजिस्टेंस लो, रुकावट कम होनी चाहिए। फिर मीडियम में इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए ताकि पार्टिकल्स जो है वो इलास्टिक मीडियम में हो और बड़ी इजीली आगे मूव ऑन कर पाए। फिर मीडियम में इनर्शिया भी होना चाहिए, यानी अ पार्टिकल विच इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस इट इज डिस्टर्ब्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो जब तक कोई पार्टिकल को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो वो रेस्ट पे ही रहेगा, बट जैसे आप डिस्टर्ब करोगे तो उसकी जो भी रेस्ट की जो उसकी टेंडेंसी है वो चेंज हो जाएगी, वो किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। यानी इनर्शिया भी होना चाहिए, इलास्टिसिटी भी और लो रेजिस्टेंस भी। तो सही जवाब क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू क्वेश्चन 23। अब आप इसका सवाल जो है जवाब वो टाइप करिए कमेंट सेक्शन में, करिए टाइप, मैं तो बता रहा हूं वीडियो के अंदर, करिए टाइप आप। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। मुझे लगता है ये 2-3 बार अलग वेज में सवाल रिपीट हुआ है कि किस वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट है ट्रेवल करने के लिए। अरे ईएम रेडिएशन की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये वैक्यूम से ट्रेवल करती है, याद है? यानी इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देखोगे, ये जो माइक्रोवेव्स हैं ये भी ईएम रेडिएशन है, एक्स रेज है ये भी ईएम रेडिएशन है, लाइट वेव्स हैं यानी विजिबल लाइट ये भी ईएम रेडिएशन है, बट साउंड वेव्स ईएम रेडिएशन नहीं है। और साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए? इन्होंने बोला था कि कौन सा वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए, यानी ऑप्शन सी, डी, साउंड वेव्स। बाकी सारे ईएम रेडिएशन है, ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकते हैं, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दीज आर द रॉन्ग ऑप्शंस। डन। मूविंग टू क्वेश्चन 24। ये भी जेकेएसएसबी का साल 2017 का दोस्तों एग्जाम हुआ था टीचर का, वहां पे ये सवाल पूछा गया है। द टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट वेव टू पास ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। अब आप जरा गौर फरमाइए, इन्होंने आपसे पूछा क्या है? टाइम के बारे में पूछा है। और मैं कहता हूं नहीं भी मालूम आपको इस ऑप्शंस में कुछ भी मालूम नहीं है, बट ऑप्शंस के ऊपर आ जाओ। अगर ये टाइम के बारे में पूछ रहे हैं तो वही ऑप्शन होना चाहिए जो टाइम के साथ डील करता है। और अगर ऑप्शन ए देखो यार, ये वेवलेंथ है, ये तो डिस्टेंस के साथ डील करती है, ये तो उसका आंसर होना नहीं चाहिए। ऑप्शन बी पे आ जाओ, एम्पलीट्यूड है, ये भी डिस्टेंस के साथ डील करता है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी पर आ जाओ, वो स्पीड है, अरे स्पीड थोड़ी, ये तो टाइम पूछ रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी, जिसके अंदर इसने पीरियड बोला है। और ये बेसिकली क्या कर रहा है, टाइम इसने क्वेश्चन में पूछ लिया और पीरियड इसने ऑप्शन में दे दिया। और जब पीरियड की बात होती है, पीरियड का मतलब क्या? एक समय के लिए, कोई भी चीज जब कुछ समय के लिए हो रही है तो हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो सिंपली टाइम की जब वो बात कर रहे हैं तो ये क्लियरली पीरियड के साथ डील करता है। मैं तब बोल रहा हूं जब आपको इसका मतलब नहीं मालूम हो। तो ऑप्शन तो इसका सी सही जवाब है। बट अब समझते हैं ये बोल क्या रहा था। ये बोल रहा था कि किसी भी
टाइम टेकन बाय कंप्लीट वेव टू पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी किसी भी वेव को किसी भी एक पॉइंट से कंप्लीटली ट्रेवल करना है तो कितना वक्त लगता है। चलिए यहां पर देखिए, ये मैंने पूरी एक रेडिएशन बना के बताई थी आपको, और मैंने ये भी बताया था कि अगर यहां से डिस्टर्बेंस पूरी यहां तक पहुंच रही है, यानी एक क्रस्ट आ गया इसमें और एक ट्रफ आ गया इसमें, और एक क्रस्ट और एक ट्रफ ही कंप्लीट वेव बनाती है, और इस पूरे वक्त को लेने में, इस पूरी पोर्शन को कवर करने में जो वक्त लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। ऑप्शन सी यहां से भी क्लियर होता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस आर फॉर्म्ड इन व्हिच वेव? कौन सी ऐसी वेव है जिसमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शन फॉर्म होते हैं? ये JKSSB का साल 2015 में एक फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, 15 या 16 में दोस्तों, उसमें सवाल पूछा गया। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, अरे अभी मैंने कितनी बार बता दिया, कंप्रेशन रेयरफैक्शन डायरेक्टली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है उसके अंदर बनता है। ट्रांसवर्स में क्या बनता है? ट्रांसवर्स में क्रेस्ट एंड व्हाट ट्रफ्स बनते हैं, याद है आप सभी को। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर तो कुछ बनता ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेरिएशंस की वजह से वेव चलती है, और ऑप्शन डी को तो वैसे ही अब हटा दो, यानी सिंपल जो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दोस्तों ये थे हमारे कुल मिला के 25 सवाल, और उम्मीद मेरी यही है आप सबसे कि चाहे आपने वो कॉन्सेप्चुअल चीजें सीखी या नहीं सीखी, बड़े 25 सवालों के जरिए पूरे वेव चैप्टर को हम बड़े बेहतरीन तरीके से कवर कर चुके हैं, और वो अब आपको समझ आना चाहिए। बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा, जो ऑलरेडी 3 या 4 वीडियोस अपलोडेड है वेव्स के ऊपर, वो जरूर देख लें, वो जरूर देख लें, क्योंकि वो देखोगे तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी होने नहीं वाली। दोस्तों इसी के साथ हमारा वेव मोशन चैप्टर बेहतरीन तरीके से और पूरा कंप्लीट होता है। अब कुछ पोर्शन ऐसा नहीं है जो वेव में रहा हो। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, द फिजिक्स पोर्शन, और वो मैं मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि वेव के बाद साउंड के ऊपर ही आना होता है, तो मैं आपको साउंड पढ़ा दूंगा, और साउंड के बाद कौन सा देखना है वो हम साउंड पहले कवर कर लेते हैं, फिर हम चेकआउट करेंगे। दोस्तों मैथ्स की भी वीडियोस जो है यूट्यूब के ऊपर आपको मिलने शुरू हो जाएंगी, जैसे पहले मिलती आ रही थी। परसेंटेज हमने पूरा यूट्यूब पे सीखा, और भी चैप्टर्स जो हम शुरू करेंगे, और साथ ही जो जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स है, या फिर जेकेपी एसआई का कोर्स है, या और भी कोर्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, हमारी एप्लीकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, बट कब करना है? सिर्फ एक डेडिकेटेड वीडियो के जरिए हम आप तक ये जो न्यूज़ है वो पहुंचा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप सर्च करिए, वो मिल जाएगा। वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी है, एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रेडी है, कंटेंट ऑलमोस्ट रेडी है, बस 1 या 2 दिन का श्री गणेशाय जो है वो हमने करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।